नमस्कार स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के हम लगभग 3 या 4 60 वीडियोस अपलोड करेंगे और उस तरह से हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में विस्तार से जानेंगे। जनरल एनाटॉमी में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि इसके बारे में फिर हम बात नहीं करेंगे। जब हम रीजनल एनाटॉमी की तरफ जाएंगे तब हम सिर्फ आर्टरीज की ब्रांचेस के बारे में और उनका एरिया ऑफ सप्लाई के बारे में ही बात करेंगे। उसके जो जनरल एस्पेक्ट हैं उसकी बात हम बहुधा नहीं करते हैं। इसलिए ये लेक्चर्स, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के लेक्चर्स इम्पॉर्टेंट होंगे। मैं अब नई स्लाइड के ऊपर जा रहा हूं। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को हम देखें तो हम देखेंगे कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ट से ब्लड लाती हैं। बड़ी बड़ी वेसल्स लाइक कि एओर्टा जो आर्टरी है वो हार्ट से और कई ब्रांचेस में रिपीटेडली डिवाइड होती हैं। आर्टरीज से फिर ये ब्लड अल्टीमेटली बहुत ही छोटी आर्टरीज में जाता है जिन्हें हम आर्टीरियोल्स बोलते हैं, और आर्टीरियोल्स के बाद ये टिश्यू के अंदर एक प्लक्सस बनाती हैं ब्लड वेसल्स। इन प्लक्सस को, जो कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल से बनता है, हम कैपिलरीज बोलते हैं या कैपिलरी प्लक्सस, जहां की गैसियस एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू और ब्लड के बीच में होता है। उसके बाद ब्लड वेन्यूल्स या सबसे छोटी वेन में जाकर के फिर बड़ी वेन बनाता है और अल्टीमेटली ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है। इस तरह हम देखेंगे कि जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है, जो वास्कुलर सिस्टम जिसमें से होकर ब्लड फ्लो होता है, एक क्लोज चैनल है या क्लोज सिस्टम है जिसमें से ब्लड बाहर कभी नहीं आता। वो ट्यूब्स के अंदर ही रहता है, चाहे वो आर्टरी हो, कैपिलरी हो या वेन हो। अब हम अगर क्लासिफिकेशन ब्लड वेसल्स के देखें तो 3 तरह की ब्लड वेसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टरीज, नंबर 1 आर्टरीज, जिसमें से हार्ट से जो अराइज होकर के रिपीटेडली डिवाइड होती हैं। फिर उसके बाद जो टिश्यू में होती हैं कैपिलरीज, और लास्ट में जब कैपिलरी में से ब्लड वेंस में जाकर के बड़ी वेन में होते हुए वापस हार्ट में जाता है। तो 3 तरह से हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम को क्लासीफाई कर सकते हैं: आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ओके, अब हम अगर आर्टरी के बारे में देखें तो आर्टरीज कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। आर्टरी क्या है और वो क्या करती हैं? तो आर्टरीज न्यूट्रिएंट्स ले जाती हैं, खाना ले जाती हैं, और ऑक्सीजन ले जाती हैं जो कि लंग से आता है, और भोजन जो कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके लीवर के अंदर सिंप्लीफाइड पार्ट में डिवाइड होता है, और वहाँ से ग्लूकोज और ऑक्सीजन आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी के टिश्यूज में सर्कुलेट होता है। ओके, लार्ज साइज आर्टरी बहुत तेजी से डिवाइड होती हैं, फिर वो मीडियम साइज की आर्टरी में चेंज हो जाती हैं जो कि मस्कुलर आर्टरी भी कहते हैं। हम मीडियम साइज की आर्टरी को मस्कुलर आर्टरी कहते हैं, और वे मस्कुलर आर्टरीज फिर बहुत ही रिपीटेड डिवाइड होके स्मॉल आर्टरीज में चेंज हो जाएंगी जिनको हम आर्टीरियोल्स कहेंगे। ओके, आर्टीरियोल्स अल्टीमेटली कैपिलरी प्लक्सस के अंदर डिवाइड होंगी और वो कैपिलरीज बनाएंगी। माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल का समूह को हम कैपिलरीज कहेंगे, और इन्हीं कैपिलरी में, जैसा कि मैंने कहा कि जो ऑक्सीजन है या गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या तो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज है, या मेटाबोलाइट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो एक्सचेंज होते हैं। कैपिलरी की दीवार बहुत पतली होती है, इस कारण वो टिश्यू और ब्लड के बीच में कैपिलरीज के अंदर बहुत तेजी से एक्सचेंज होता है। ब्लड कैपिलरीज के बाद फिर स्मॉल वेन्स में चला जाता है, और स्मॉल वेन्स आपस में जुड़ करके
लार्ज वेन बनाती हैं और अल्टीमेटली इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में चला जाता है। इस तरह आपने ब्लड वेसल्स का क्लासिफिकेशन देख लिया, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन, जिसमें से होकर हमारे शरीर में ब्लड फ्लो करता है। ब्लड की क्वांटिटी जो कि हमारे शरीर में फ्लो करता है वेसल्स के अंदर, वो लगभग 5 लीटर के आसपास होती है। अब हम आर्टरीज की बात करें। इस लेक्चर में हम आर्टरीज की ही बात करेंगे और अगले लेक्चर में हम कैपिलरीज की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम अगर आर्टरीज की बात करें तो हम अगर आर्टरीज का एक जनरल स्ट्रक्चर देखें, कोई भी आर्टरी, हम क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं उसको लार्ज आर्टरी, मीडियम साइज या तो स्मॉल साइज आर्टीरियोल्स में हम अभी नहीं क्लासिफाई करेंगे। हम कोई भी एक मस्कुलर या मीडियम साइज आर्टरी का स्ट्रक्चर देख लें और समझ लें, जो कि हमें बाद में और दूसरी आर्टरीज और वेन के स्ट्रक्चर को समझने में सहायक होगा। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखें मीडियम साइज आर्टरी का, तो जो आर्टरी की वॉल है वो उसमें 3 लेयर्स होती हैं, 3 कोट्स होते हैं। सबसे जो अंदर का कोट है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है, जो कि ग्रीन कलर से बताया है, उसको हम ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना इसलिए कहते हैं कि वो सबसे अंदर का कोट है। वो ल्यूमन को ये आर्टरी लाई करती है और इस एरिया में से, ल्यूमन में से ब्लड फ्लो होता है, जो कि ट्यूनिका इंटीमा के कांटेक्ट में आता है। अगर हम इस ट्यूनिका इंटीमा को देखें तो जो अंदर है एक इपिथीलियम की लाइनिंग है, जो कि सिंपल इपिथीलियम है और वो सेल्स फ्लैट होते हैं, इसलिए उसे हम स्क्वैमस इपिथीलियम बोलेंगे। ये जो स्क्वैमस इपिथीलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू पे रेस्ट कर रही है। तो उसके नीचे, इपिथीलियम के नीचे सब एंडोथीलियल, जो ग्रीन कलर में दिखाया है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और उसके बाद फिर एक इलास्टिक टिश्यू की लेयर है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ रेड लाइन से बनाई हुई ग्रीन कलर के नीचे एक सब इंटरनल इलास्टिक लैमिना है, जो कि इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बना है। इस तरह हमने देखा कि ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना 3 लेयर्स का बना है। अंदर की जो लेयर है वो इपिथीलियम है, स्क्वैमस इपिथीलियम है। उसके बाद का जो लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू है। और वो बाहर एक जो लेयर है बहुत ही थिन, उसको हम बोलेंगे इंटरनल इलास्टिक लैमिना, क्योंकि वो बनी हुई होती है इलास्टिक टिश्यू की। अब हम सेकंड लेयर पे आते हैं, मस्कुलर आर्टरी के या मीडियम साइज आर्टरी की अगर आप सेकंड लेयर देखें, जिसे हम ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, ओके, मिडिल लेयर। इसमें हम, अगर ये मस्कुलर आर्टरी है तो इसमें मसल के स्मूथ मसल के फाइबर्स दिखेंगे, जो सरकमफेरेंशियली या सर्कुलरली अरेंज होंगे, और बीच बीच में इलास्टिक फाइबर्स की भी लेयर्स मिलेंगी। पर बहुधा मीडियम साइज आर्टरी के अंदर प्रीडोमिनेंटली इसमें स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। अब ये जो नीचे का डायग्राम है, इसके अंदर हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। इसमें एंडोथीलियम, सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू और इंटरनल इलास्टिक लैमिना वेवी के रूप में दिख रहा है। वेवी इसलिए है कि जो इंटरनल इलास्टिक लैमिना है वो जब कंस्ट्रिक्ट हो रहा है तो वो वेव के रूप में दिखेगा। सेकेंड लेयर हमें इसकी ट्यूनिका मीडिया की दिख रही है और इसमें इलांगेटेड न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। ये इलांगेटेड न्यूक्लियाई किसके हैं? ये स्मूथ मसल के हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल का बना हुआ होता है। फिर थर्ड लेयर पे हम आते हैं और इस थर्ड लेयर को आर्टरी की ट्यूनिका एडवेंटिशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, क्योंकि ये बाहरी लेयर है और
ये बनी हुई होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर की बहुधा रहती है। इसलिए हमने देखा कि कोई भी एक आर्टरी ले लें, जिसका जनरल स्ट्रक्चर देखें तो उसे हम 3 लेयर में डिवाइड करेंगे, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अब हम आर्टरी की जनरल स्ट्रक्चर देखने के बाद हम बॉडी में कितने तरह की आर्टरीज मिलती हैं। आर्टरी क्या है? वो जो कि ब्लड को हार्ट से ले जाके बॉडी के विभिन्न भागों में ब्लड को ले जाती हैं, उन्हें हम आर्टरी कहते हैं। और ये 3 तरह की बॉडी में आर्टरीज होती हैं। हार्ट से निकलने वाले आर्टरी बहुत ही लार्ज साइज की होंगी, फिर वो डिवाइड करेंगी। उन सभी आर्टरीज को, बड़ी आर्टरीज को हम कंडक्टिंग आर्टरीज, इलास्टिक आर्टरीज या लार्ज साइज आर्टरी बोलते हैं। तो पहला क्लास जो कि बड़ी आर्टरीज का, जिनका ल्यूमन बड़ा है, जो बहुत सारा ब्लड एक साथ ले जाती हैं, उनको हम इलास्टिक आर्टरीज, कंडक्टिंग आर्टरीज या लार्ज साइज आर्टरी बोलेंगे। इन्हें कंडक्टिंग आर्टरीज हम इसलिए बोलेंगे कि वो ब्लड को सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करती हैं। दूसरी जो आर्टरी हैं, जब इलास्टिक आर्टरी, लार्ज साइज आर्टरी बार बार डिवाइड होती हैं तो फिर वो कम डायमीटर की मस्कुलर आर्टरीज को जन्म देती हैं। फिर ये मस्कुलर आर्टरीज को हम डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज या मीडियम साइज आर्टरी बोलेंगे। इनको मस्कुलर आर्टरी इसलिए बोला कि जैसा अभी हमने पहली वाली स्लाइड में देखा कि मस्कुलर आर्टरी के अंदर ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल का बना हुआ होता है। और इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज इसलिए बोलते हैं कि जो मसल कोट है मीडिया में, वो कंस्ट्रिक्ट और रिलैक्स होता है। जब वो कंस्ट्रिक्ट होता है तो ब्लड वेसल की ल्यूमन को नैरो कर देता है, इसलिए कम ब्लड जाए। और जब ये ट्यूनिका मीडिया की मसल्स रिलैक्स होती हैं तो ल्यूमन बड़ा हो जाता है, जिससे कि उस आर्टरी में से ज़्यादा ब्लड जाता है। इसलिए हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी बोलते हैं। जहाँ ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा ब्लड भेज सकती हैं, जहाँ ब्लड की कम ज़रूरत है वहाँ कम ब्लड भेजती हैं। तीसरी तरह की आर्टरीज को हम आर्टीरियोल्स बोलते हैं, छोटी आर्टरीज जो कि बहुत ही कम होती हैं, जो आँख से दिखना मुश्किल होता है। आर्टीरियल्स को नहीं दिखती हैं, 0.1 मिलीमीटर से भी कम की आर्टरी, ओके, हम उनको आर्टीरियल्स बोलते हैं। और वो इतनी डिवाइड होती हैं कि वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखती हैं। अब हम पहली तरह की आर्टरी पे आते हैं, इलास्टिक आर्टरी, कंडक्टिंग आर्टरीज या लार्ज साइज आर्टरी। अगर हम ये लार्ज साइज आर्टरीज को देखें तो उनका ल्यूमन काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारा ब्लड उसमें से होके पास होता है, जो कि हार्ट से निकल करके कई ब्रांचों में डिवाइड, एओर्टा जैसे एओर्टा की ब्रांचेस हैं, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, कैरोटिड आर्टरीज, सबक्लेवियन आर्टरीज, ये सब लार्ज साइज आर्टरी के एग्जाम्पल हैं। लिम्ब की तरफ देखें, लोअर लिम्ब की, तो इलाइक आर्टरीज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलाइक आर्टरी, सब लार्ज साइज आर्टरी के एग्जाम्पल हैं। अब ये जो ल्यूमन है वो काफ़ी बड़ा होता है, पर उनकी जब वॉल की थिकनेस से कंपेयर करें तो वॉल की थिकनेस उतनी थिक नहीं होती है, ओके। और यहाँ पर जो मिडिल लेयर है, जिसे हम ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, वो इलास्टिक आर्टरीज के अंदर इलास्टिक टिश्यू का बना होता है। दैट मीन्स इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स एक के बाद एक सर्कुलर रूप से उसको ल्यूमन को कवर करती हैं। सो दे आर सर्कुलरली अरेंज, ओके। इलास्टिक लैमिना, मसल बहुत ही कम होता है। जैसे अभी हमने ट्यूनिका मस्कुलर आर्टरी के जनरल आर्टरी का जो स्ट्रक्चर देखा, उसमें ट्यूनिका मीडिया में मसल फाइबर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम होता है, ओके। आई मीन से डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं है, सिर्फ कंडक्शन का काम होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ ब्लड को ले जाते हैं। इसलिए ट्यूनिका मीडिया इलास्टिक टिश्यू का बना है। अगर हम थर्ड लेयर देखें, इंटरनल इलास्टिक लैमिना,
तो ये जो इंटरनल इलास्टिक लेमिना है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ट्यूनिका मीडिया में बहुत सारा इलास्टिक टिश्यू होता है। अब अगर हम इलास्टिक आर्टरी के फंक्शन में आएँ, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी है, तो उनका जो मेन फंक्शन है वो सिर्फ ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। ओके, सिर्फ ब्लड को ले जाते हैं तेजी से और बहुत सारा ब्लड उसमें से होकर जाता है। और चूंकि इनका ट्यूनिका मीडिया इलास्टिक टिश्यू का बना है, जो कि आप रबर बैंड के हिसाब से, जैसे हम रबर बैंड को खींचते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है, उसी तरह क्योंकि इनके ट्यूनिका मीडिया में इलास्टिक टिश्यू की भरमार है, इसलिए वो स्ट्रेचेबल वॉल है। इस आर्टरी की वॉल इलास्टिसिटी रखती है। इलास्टिसिटी जो कि ट्यूनिका मीडिया के कारण है, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी का ये इलास्टिक ट्यूनिका मीडिया, जिसमें इलास्टिक टिश्यू है, वो ब्लड प्रेशर को एक मेंटेन करता है और वो ब्लड फ्लो को रेगुलराइज करता है। ओके, कंटिन्यूस ब्लड फ्लो हमारी आर्टरी में से हो, इस बात को वो रेगुलेट करता है। ओके, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें भरा हुआ ब्लड बड़ी साइज की आर्टरी में, इलास्टिक आर्टरी में, एओर्टा में, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, सबक्लेवियन, कैरोटिड, इंटरनल इलाइक आर्टरीज, इनके अंदर जाता है। ओके, क्योंकि वहां पर उसका प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है जब का हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर हार्ट रिलैक्स हो जाता है, उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, जिसको हम डायस्टॉल बोलते हैं। उस वक्त जो ब्लड प्रेशर होता है वो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण नहीं होता है, वो जो प्रेशर जनरेट होगा वो इलास्टिक रिकॉइल के कारण होगा। पहले डायग्राम को देखो, इसमें जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ब्लड आता है तो आर्टरी की वॉल चौड़ी हो जाती है, क्योंकि वो रबर टिश्यू के कारण की तरह होकर के स्ट्रेच हो जाती है। और फिर जब डायस्टॉल शुरू होता है, जब कोई ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा है, उस वक्त ये जो वॉल है, इसमें जो एनर्जी इकट्ठी हो गई है, पोटेंशियल, वो इसको वापस लाती है उसकी नॉर्मल पोजीशन में। दूसरे डायग्राम में देखें, और जब ये वॉल वापस नॉर्मल पोजीशन में आ रही है, उस वक्त ये जो ब्लड इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर एक और प्रेशर डालती है, वापस आने का प्रेशर, वापस आने का पार। तो ये जो प्रेशर है ये किसने जनरेट किया? वॉल ऑफ द इलास्टिक आर्टरी। और ये प्रेशर काफ़ी होता है, ऑलमोस्ट 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। इसलिए हमारा जो ब्लड फ्लो है लार्ज आर्टरीज के अंदर वो स्मूथ होता है। ऐसा नहीं कि फ्लो तभी होगा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल में होगा, और फिर रुकना, बहना बंद हो जाएगा जब वो डायस्टॉल में जाएगा, ऐसा नहीं है। हालांकि ब्लड प्रेशर जो अंदर है उसमें गड़बड़ होती है, वो 120 मिलीमीटर है, और जब डायस्टॉल होता है वो 80 मिलीमीटर हो जाता है। इसलिए हमारे ब्लड प्रेशर इन दो एस्पेक्ट पर डिपेंड करते हैं, और ये ब्लड के फ्लो को एक कंटिन्यूस फ्लो देते हैं। इमेजिन करिए कि अगर ये वॉल जो आर्टरी की है, ट्यूनिका मीडिया, वो इलास्टिक टिश्यू का नहीं बना होता, वो ये हमारी लार्ज आर्टरी स्टील की बनी हुई होती, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता तो ब्लड बहुत तेजी से लार्ज वेसल्स में से बह निकलता। पर फिर जब वो डायस्टॉल में चला जाता, जब कोई प्रेशर, जीरो प्रेशर हो जाता हार्ट में, तब ये ब्लड क्या करता? फिर वो ब्लड आगे फ्लो नहीं करता। फिर जब दूसरा सिस्टोल आता, जब दूसरी बार कॉन्ट्रैक्ट करता हार्ट, तो फिर ब्लड आगे बढ़ता। इस तरह ब्लड जर्क के साथ बढ़ता, बार बार वो जर्क के। पर अभी हमारा ब्लड जर्क के साथ नहीं बहता, बल्कि वो एक कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन करता है। हालांकि जो 120 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर का फर्क है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डाइस, उसके कारण हमें पल्स मिलती हैं। जो पल्स हम 72
बीट पर मिनट की जो पल्स हम आर्टरी से काउंट करते हैं वो इसी कारण होती है, पर उस वक्त भी ब्लड का जो फ्लो है वो कंटिन्यूअस होता है। अब हम दूसरी तरह की आर्टरी के बारे में देखते हैं, मस्कुलर या डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज। और ये मीडियम साइज की आर्टरीज होती हैं और इसमें जो ट्यूनिका मीडिया जो आप देख रहा, जहां मैं पॉइंटर घुमा रहा हूं, वो स्मूथ मसल का बना है। यहाँ इलास्टिक टिश्यू नहीं है, बहुत कम है। ओके, और ये जो स्मूथ मसल है, इनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण ल्यूमन जो नैरो हो जाता है, उससे ब्लड को वो कंट्रोल कर सकती हैं कि कम से कम ब्लड आगे जाए। और जब बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है तो ये मसल के फाइबर रिलैक्स हो जाते हैं, ल्यूमन बड़ा हो जाता है और उसमें से ब्लड फ्लो बहता है। सो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन से स्मूथ मसल हमारी बॉडी की आवश्यकता, उस भाग की, उस ऑर्गन की बॉडी की आवश्यकता के हिसाब से घट बढ़ कर लेता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो ट्यूनिका मीडिया में हुआ वो सिंपैथेटिक नर्व से कंट्रोल होता, आप नहीं कंट्रोल करते हैं, अपने आप कंट्रोल, बॉडी को पता चलता है कहाँ ज़्यादा ब्लड जाना है, कहाँ कम जाना है। अतः स्मूथ मसल हमारी बॉडी के ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करती हैं और इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इसलिए इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज बोलते हैं। अब हम थर्ड टाइप की आर्टरीज आते हैं। बार बार ये आर्टरीज डिवाइड हो रही हैं, पहले इलास्टिक खूब डिवाइड हुई, अब मस्कुलर खूब डिवाइड हुई, और जब बहुत ज़्यादा डिवाइड होती हैं मस्कुलर, और जब उनका डायमीटर 0.1 मिलीमीटर, जो कि आँख से बड़ी मुश्किल से दिखता है, से लेके 100 माइक्रोन के बीच में हो जाता है, 100 माइक्रोन, आई मीन से 100 माइक्रोन नहीं, उससे भी कम, बार बार 100 माइक्रोन्स मीन्स 0.1 मिलीमीटर, और रिपीटेड डिवाइड होने से जब तक कि वो 15 से 20 मिली माइक्रोन की नहीं हो जाती, जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तब हम इन्हें आर्टीरियोल्स बोलते हैं, या छोटी आर्टरीज। छोटी मीन्स बहुत, आर्टीरियोल्स उनको बहेंगे। और ये जो आर्टीरियोल्स हैं, ये ब्लड कहाँ ले जाएंगी? कैपिलरीज में ले जाएंगी। ठीक है, ये कैपिलरीज में, इनका एक एंड कैपिलरीज में खुलेगा। ओके, आर्टीरियोल्स एट आर्टीरियल हैंड्स हैव ऑल 3 कोड्स। जब वो बड़ी आर्टीरियोल्स होती है 0.1 मिलीमीटर की, तब तो उसकी वॉल में वही 3 लेयर होती हैं, इंटीमा, मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया। बट जब वो छोटी से छोटी होती जाती हैं, तब सिर्फ 2 ही कोट मिलते हैं। उन आर्टीरियोल्स को हम टर्मिनल आर्टीरियोल्स बोलते हैं। ये डायग्राम में एक टर्मिनल आर्टीरियोल का डायग्राम है। अंदर की तरफ एक लेयर है जिसे एंडोथीलियल लाइनिंग बोलेंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम की, और बाहर की तरफ ये सिर्फ 2 मसल की लेयर से, स्मूथ मसल की लेयर से सराउंडेड है। इतना सिंप्लीफाइड और इतना कम उसकी कोटिंग हो जाती है, और ये स्ट्रक्चर टर्मिनल आर्टीरियोल्स का हो जाता है। टर्मिनल आर्टीरियोल्स फिर साइड में जो ब्रांच देगी उसे हम मेटा आर्टीरियोल्स बोलेंगे, और उस मेटा आर्टीरियोल्स में से कैपिलरीज निकलती हैं जो एक प्लक्सस बनाती हैं टिश्यू के अंदर। तो क्या फंक्शन है आर्टीरियोल्स का? वो हमारे, चूंकि इनके अंदर भी मसल के कोट होते हैं और ल्यूमन बहुत ही नैरो होता है, और बॉडी में लगभग हर जगह आर्टीरियोल्स होती हैं, और उनके कंस्ट्रिक्शन और मसल के कंस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन से हम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। आर्टीरियोल के कंस्ट्रिक्शन और से हमारा मेन ब्लड प्रेशर जो रेगुलेट होता है वो आर्टीरियोल के कारण होता है। ओके, अब हम आते हैं लास्ट स्लाइड में। हमने आर्टीरियोल्स के बारे में पढ़ा, अब हम इसको मैं समराइज कर देता हूं कि हमने आर्टरीज के बारे में किया। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू कैपिलरीज। इसका मतलब ये होता है कि हार्ट में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको आर्टरीज कैपिलरीज तक ले जाती हैं, और कैपिलरी बॉडी के हर टिश्यू में है, हर प्लेस पे हैं। और these arteries are classified into conducting या large size artery या elastic artery नंबर 1,
नंबर 2 मीडियम साइज या मस्कुलर आर्टरी या डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी, एंड नंबर 3 स्मॉल आर्टरीज या आर्टीरियोल्स या टर्मिनल आर्टीरियोल्स, फिर जिसमें से मेटा आर्टीरियोल्स निकलेंगे। ये साइज के ऊपर ये डिपेंड है। क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द आर्टरीज। तो आर्टरीज का फंक्शन ये है कि दे नॉट ओनली कंडक्ट द ब्लड, वो सिर्फ ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा रही हैं, पर एट द सेम टाइम ये आर्टरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज भी कर रही हैं, जैसे कि वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रही हैं। ओके, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। तीसरा, वो ब्लड को जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा देती हैं, जहाँ कम ज़रूरत है वहाँ कम देती हैं। I hope that you must have understood about the arteries. Okay, next video will be on capillaries. Thank you very much for watching this video.